बांग्लादेश की ओर बढ़ा महाचक्रवात अम्फन। मौसम विभाग ने कहा कमजोर पड़ते हुए चक्रवात का उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना है जारी। एनडीआरएफ ने कहा पश्चिम बंगाल में 5 लाख से ज्यादा और उत्तर उड़ीसा से 1.6 लाख लोगों को निकाला गया है सुरक्षित। सेवाओं को बहाल करने का काम जारी। रेलवे ने की 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की सूची जारी। 200 ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा देश में 25 मई से चरणबद्ध तरीके से घरेलू नागरिक उड़ानों की जाएगी शुरू। कहा हवाई अड्डों और विमान कंपनियों को 25 मई से तैयार रहने को कहा गया है। मंत्रालय द्वारा यात्रियों के आवागमन को लेकर अलग से जारी किए जाएंगे दिशा निर्देश। वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत भारतीयों का लौटना जारी। कल खाड़ी देशों से 9 विमानों के जरिए करीब 1500 भारतीयों को लाया गया स्वदेश। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत और कतर से लौटे भारतीय देर रात ओमान से उड़ा विमान केरल के कालीकट पहुंचा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवासियों के लिए 2 महीने तक मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को दी हरी झंडी। विभिन्न शहरों में रह रहे और रास्तों में फंसे हुए करीब 8 करोड़ प्रवासियों के लिए अनाज के आवंटन की मंजूरी। प्रधानमंत्री ने कहा प्रवासियों, वरिष्ठ नागरिकों, कर्ज की आसान उपलब्धता, मत्स्य पालन के क्षेत्र में अवसरों को भुनाने पर केंद्रीय फैसलों से कई नागरिकों को पहुंचेगा फायदा। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लिया फैसला। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया सेना के उपयोग में लाई जाने वाले 26 उपकरणों को घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से लेने का आदेश। भारत में कोविड-19 संक्रमण के 61,149 सक्रिय मामले। स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 42,297, जबकि 3,303 लोगों की हुई मौत। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 49 लाख के पार, जबकि 3,27,000 से अधिक लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चक्रवात अम्फन की। भीषण चक्रवाती तूफान अम्फन कल रात बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकराया, जिसके चलते देश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं की वजह से देश के सभी तटवर्ती इलाकों में जबरदस्त बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान अम्फन के कारण अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ढाका में कल शाम से ही बारिश हो रही है। तूफान की वजह से कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है, कई पेड़ उखड़ गए और घर नष्ट हो गए। कई स्थानों में बिजली बाधित होने की भी खबरें हैं। बांग्लादेश सरकार ने तूफान के कहर से लोगों को बचाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा राहत और बचाव अभियान चलाया है। अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर इस वक्त मिल रही है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ढाका से संवाददाता राजेश झा। राजेश, इस वक्त क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? क्या बारिश जारी है? किस तरह से देखा हमने कि लाखों की तादाद में लोगों को तटीय इलाकों से निकाला गया है, लेकिन इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? जया, वैसे तो ढाका में अभी आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। मुझे कॉक्स बाजार से एक पत्रकार ने बताया है कि वहां पर भी बारिश रुक गई है, लेकिन कल रात जो तूफान आया उसके कारण बहुत सारे इलाकों में, जैसा कि आपने बताया, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हालांकि तूफान बांग्लादेश में प्रवेश करने के पहले थोड़ा कमजोर हो चुका था और यहाँ पे जब वो पहुंचा तो उसके सुंदरबन के कारण खासकर इस इलाके को थोड़ा सा नुकसान कम हुआ है, क्योंकि सुंदरबन काफी तूफान के इम्पैक्ट को कम कर लेता है। लेकिन खबरें आ रही है कि सुंदरबन के कुछ इलाकों को काफी नुकसान हुआ है। इस बीच सबसे बड़ी चुनौती जो लोगों के सामने है, यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों और सरकार के सामने, वो ये है कि कोरोना के प्रकोप के कारण बहुत सारे लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो
स्वास्थ्य संबंधी एहतियात बरतने होते हैं। उसके साथ साथ 24 लाख लोगों को जो शेल्टर्स में ले साइक्लोन शेल्टर्स में ले जाया गया है, वो किस तरह से मेंटेन किया जाए, क्योंकि कल भी बांग्लादेश में सबसे बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये संख्या लगातार रोज रोज बढ़ रही है। ये चैलेंज सरकार के सामने सबसे बड़ा है गया। और ये थोड़े सुकून की बात है कि तूफान कम होने के चलते नुकसान का जो अनुमान लगाया जा रहा था उसकी तुलना में ऐसा लगता है कि वो नुकसान इतना नहीं होगा। इससे थोड़ी सी राहत लोगों को मिली है, लेकिन बाकी डिटेल्स आज दिन में धीरे धीरे, अभी तक तो 4 लोगों के मरने की खबरें हैं, कुछ जगहों पे 6-7 लोगों की खबरें आ रही है, लेकिन वो अपुष्ट खबरें हैं, उनकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। तो आज दिन में जैसे जैसे समय बीतेगा तो कुछ जानकारी हमें मिलेगी कि एक्चुअल नुकसान कितना हुआ है। खास करके तटीय इलाकों में लोगों की सबसे बड़ी परेशानी थी कि खुद तो जाना ही था, उसके साथ साथ जो पशु हैं, जो उनके जीविका के आधार होते हैं, तो उनको भी साथ लेके जाना होता है, वो पशुओं को नहीं छोड़ सकते हैं। तो 24 लाख लोगों के साथ 5 लाख पशुओं को भी सेफ शेल्टर्स में पहुंचाया गया है और उम्मीद की जाती है कि अगले कुछ दिनों में ये स्थितियां जब सामान्य होंगी तो वो अपना जीवन सामान्य रूप से बिता सकेंगे। क्या बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश शाह, हमारे संवाददाता जो इस वक्त बता रहे थे कि 24 लाख लोगों को और करीब 5 लाख पशुओं को भी जो तटीय इलाके हैं वहां से निकाल के उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और इस वक्त जो 2-4 इलाकों का उन्होंने नाम लिया, वहां पर जो बारिश है वो रुकी हुई है, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा राहत और बचाव कार्य अभियान इस वक्त बांग्लादेश में चलाया जा रहा है, क्योंकि इसे बताया जा रहा है कि जो चक्रवात सिद्र के बाद सबसे अधिक प्रचंड चक्रवात अम्फन को माना जा रहा है। इसमें किस तरह की क्षति इस वक्त हुई है बांग्लादेश में, उसके आंकलन के बारे में और जानकारी अभी कुछ वक्त लगेगा उसका आंकलन करने में, और उसके बाद हम आपको देंगे। तो लगातार इस खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और खबरों में आगे बढ़े तो चक्रवाती तूफान अम्फन के कल पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराने के कारण भारी तबाही हुई है और जानमाल का भी नुकसान हुआ है। इस तूफान के कारण लगभग 10 लोगों के मरने की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार अम्फन पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच सुंदरबन इलाके से बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में गुजरते वक्त इस तूफान की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो बढ़कर 185 किलोमीटर तक हो गई। चक्रवाती तूफान के कारण पश्चिमी बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई है। चक्रवाती तूफान अम्फन के कारण पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, हावड़ा, कोलकाता, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर और पुरुली बांकुरा जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार चक्रवाती तूफान अम्फन के मद्देनजर एक विशेष कार्यबल का गठन करेगी और चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के अलावा लोगों को मदद पहुंचाने के तौर तरीकों पर विचार करेगी। और चक्रवात अम्फन के कारण पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में 5,500 घरों को नुकसान पहुंचा है। इस तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वी मिदनापुर, उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना जिलों को हुआ है। और चक्रवाती तूफान के कारण पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तेज गति से चली हवाओं के साथ हुई भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव हो गया। कई जगहों पर पेड़ उखड़े हुए नजर आए और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कोलकाता में तूफान की गति शाम 7 बजे तक 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। तूफान के कारण कोलकाता की सड़कें जाम हो गई और कई जगह स्ट्रीट लाइट भी उखड़ी हुई नजर आई। और चक्रवाती तूफान के कारण उड़ीसा के भद्रक, बालासोर, जगत सिंहपुर, खुर्दा, पुरी, कटक सहित कई जिलों में भारी बारिश हुई है। उड़ीसा सरकार ने तटीय जिलों के जिलाधिकारियों से चक्रवात के कारण हुए नुकसान का जायजा लेकर 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट जमा करने को कहा है। और इस महा चक्रवात अम्फन से पश्चिम बंगाल के 24 परगना में काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन और एनडीआरएफ जरूरी सेवाओं को बहाल करने में जुटे हैं। हमारी संवाददाता मोमिता विश्वास ने स्थिति का जायजा लिया। चक्रवाती तूफान उम्फान ने जो कल रात से कहर मचाया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। मेरे आगे या फिर पीछे आप
हर तरह डिवास्टेटिंग कंडीशन हो रखी है। यहाँ आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े जो पेड़ हैं ये उखड़ चुके हैं। ये लाइट पोस्ट जो है एक घर में गिर चुका है। यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वही इस लाइट पोस्ट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत भीतरी इलाका है। ये उत्तर 24 परगना है। 24 परगना का ये सोनारपुर और नरेंद्रपुर इलाका माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, ऐसा माहौल पूरे वेस्ट बंगाल में हो रखा है। हर तरफ एक डिवास्टेटिंग कंडीशन हो रखी है। अगर हम बात करें कोलकाता शहर की, तो कोलकाता शहर में पूरे बड़े बड़े जो पेड़ हैं या फिर लाइट पोस्ट है या फिर कनेक्टिविटी की जो मोबाइल टावर्स है वो भी गिर के रास्ते में इधर गिरे हैं या फिर घर के ऊपर गिरे हैं। SDRF और NDRF की टीम उस वहाँ जगह पे वो सारी चीज़ों को साफ कर रहे हैं ताकि जान वाहन की जो गति हो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये जो भीतरी इलाका है यहाँ पे लोगों ने खुद ही सब क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे वेस्ट बंगाल में वाटर लॉगिंग की एक इशू हो रखी है हर जगह, क्योंकि भारी बारिश जो हुआ था कल से पूरा 24 घंटा इतना भारी बारिश हुआ था कि हर जगह वाटर लॉगिंग की इशू हो रखी है। अगर हम बात करें कैजुअलिटीज की, तो फिलहाल ममता बनर्जी ने कल एक वीडियो जारी किया था जहां उन्होंने खुद बताया था कि एट अराउंड 10 से 12 कैजुअलिटीज की खबर आ रही है। हालांकि अभी पूरी पक्की खबर कुछ है नहीं, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क कुछ है नहीं, उसके चलते हमें कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है कि कितने कैजुअलिटीज हुए हैं या फिर कितने लॉस हुए हैं पूरे वेस्ट बंगाल में। दिस इज मैं मौमिता विश्वास, कोलकाता से, DD न्यूज। और हमारे साथ कोलकाता से स्नेहाशीष जुड़ रहे हैं। स्नेहाशीष, आपसे इस वक्त जानना चाहेंगे क्या स्थिति है, जो तमाम क्षति हुई है उसका आंकलन करने में अभी समय लगेगा, लेकिन फिलहाल जो तमाम सेवाएं जो प्रभावित हुई हैं, जो तमाम जो स्थिति है, पेड़ उखड़े हैं या खंभे उखड़े हैं, उनको साफ करने का काम NDRF की तरफ से जारी है। किस तरह से तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है? जैसे कि आपने अभी अभी देखे हैं कि रास्ते सारे पेड़ की वजह से और स्ट्रीट लाइट के पोल से वजह से बंद हुए हैं। सारा कलकत्ता शहर का स्थिति ऐसे ही है, कहीं भी ट्रैफिक नहीं चल पा रहा है। ऐसे भी कोरोना के कारण ट्रैफिक बहुत कम है, लेकिन अभी तो लॉकडाउन 4 में खुल गया है। लेकिन कल इतना बारिश हुई और इतना ताजा तूफान था कि सारे शहर में पेड़ गिरते हुए 1 मीटर में 2-2 पेड़ गिरे हैं। कोई भी शहर में जाने वाने का कोई भी प्रबंध नहीं हुआ है और कल रात तक इसका रास्ता खोलने का कोई काम शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि अंधेरे थे और उसके साथ बिजली का लाइन जुड़े थे। इस शक में काम चालू नहीं हुआ था, तो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स ने काफी कार्रवाई आज सुबह से शुरू हुई है। लेकिन इतना ज्यादा हादसा हुआ है कि रास्ता खोल के ये ट्रैफिक चालू कब होगा ये हम लोग कह नहीं सकते हैं। राज्य की बात किया जाए तो 10 से 12 लोगों का मौत का पुष्टि हुई है सरकारी तरफ से, लेकिन तटवर्ती जो जिला है उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर छोड़ के कलकत्ता शहर और उसके पास में जो हावड़ा, हुगली और कलकत्ता के बाद जो तूफान गए हैं, नदिया और मुर्शिदाबाद होके जब बांग्लादेश गए हैं, ये इतने सारे जिले में काफी नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ उसका इजाजा लेना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने बताया है कि यह टास्क फोर्स बना हुआ है और ये कम्युनिकेशन फैसिलिटी अभी बहुत कम है, बिजली का, मोबाइल टावर का, इंटरनेट का, उसीलिए खबर आने में मुश्किल हो रहा है। बहुत लोग यहाँ अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ा। पहले तो 5 लाख लोगों को शेल्टर में लाया गया था और एक कोविड के कारण में ज्यादा स्कूल बिल्डिंग लगा के शेल्टर की संख्या बढ़ गए, लेकिन हादसा होने के बाद शंका में अभी भी कुछ गिर सकते हैं। वो दिखा जाता है कलकत्ता शहर में भी लोग अपना घर छोड़ के रास्ते में बैठे हैं, क्योंकि वो चिंतित है कि कोई भी हादसा अभी भी हो सकता है। बिल्कुल, तो काफी क्षति पहुंचाई है इस चक्रवात तूफान ने। हम बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो जो वहाँ के जो नगरीय इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाके हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी क्षति पहुंची है और अब उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो तमाम एजेंसियां इस वक्त राहत कार्य में जुटी हुई हैं, वो जो तमाम सेवाएं जो प्रभावित हुई हैं उन्हें बहाल करें
और लोगों को वापस अपने घर जाने में सुविधा हो। लाखों की तादाद में लोगों को तटीय इलाकों से निकाला गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, लेकिन अब वो तमाम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो तमाम सेवाएं और जो दूरसंचार की सेवाएं हैं वो फिर से बहाल हो, जो तमाम सड़कें हैं वो एक बार फिर से खुलें, जिससे कि वो लोग अपने घर वापसी कर सके। आपको और भी जानकारी देते रहेंगे किस तरह से एनडीआरएफ और तमाम प्रशासन जुटा है युद्ध स्तर पे चीजों को वापस ठीक करने में। खबरों में आगे बढ़े तो रेलवे ने 1 जून से चलने वाली 100 जोड़ी ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। इन ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। टिकट की बुकिंग केवल IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ही होगी। टिकट खरीदने के लिए कोई भी स्टेशन काउंटर नहीं खुलेगा। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन रेलगाड़ियों में AC, नॉन AC और जनरल सभी तरह के कोच होंगे। इससे पहले मंगलवार को केवल नॉन AC ट्रेनों के चलने की बात कही गई थी। रेलवे की ओर से जारी सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं। रेलवे ने यह भी कहा कि बिना आरक्षण की यात्रा की अनुमति नहीं होगी और जनरल कोच के लिए भी टिकट बुक किया जाएगा। इन ट्रेनों में पर्दे और चादर नहीं दिए जाएंगे। अन्य सभी श्रेणी में किराया सामान्य ट्रेनों जैसा ही रहेगा। इन ट्रेनों में अधिकतम 30 दिन आगे तक का टिकट लेने की अनुमति होगी। वेटिंग और RAC का टिकट भी नियमानुसार मिलेगा, लेकिन वेटिंग वालों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। तत्काल एवं प्रीमियम तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। इन ट्रेनों के अलावा 1 मई से चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और 12 मई से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। इन चलाई जा रही ट्रेनों में मुसाफिरों के लिए फेस मास्क और आरोग्य सेतु की बाध्यता के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना भी जरूरी है। इस बीच रेलवे ने कर्नाटक में 2 अंतर्राज्यीय ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे दी है। ये दोनों स्पेशल ट्रेनें बेंगलुरु हुबली, बेलगावी और मैसूरू बेंगलुरु के बीच चलेंगी। इन ट्रेनों के लिए भी IRCTC की वेबसाइट या ऐप से टिकट की बुकिंग हो सकेगी। ये ट्रेनें कल यानी शुक्रवार से चलेंगी। इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर खान पान बिक्री इकाइयों को खोले जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ ही कहा है कि खाने पीने की वस्तुओं को लेकर जाने यानी कि टेक अवे की अनुमति होगी। वहां बैठकर खाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि इन इकाइयों में पैक किया हुआ सामान, जरूरी सामान, दवाइयां आदि की दुकानें और बुक स्टॉल शामिल हैं, जिन्हें कोविड-19 के बाद बंद कर दिया गया था। और भिवाड़ी ट्रेन हरियाणा सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने वालों को स्क्रीनिंग और विसंगत सहित सुविधाएं देने के लिए भिवानी जंक्शन पर व्यवस्था की है। मदद के लिए प्रवासियों ने सरकार की प्रशंसा की है। रेलवे स्टेशन पे स्वागत है। To stop the spread of हो यात्रा के दौरान ऐसा कोई लक्षण लगे तो तुरंत overflows such as difficult breathing and cough। चढ़ाई का काम करते थे, अब लगता नहीं तो सरकार हमारी मदद कर रही है हमें घर भेजने का। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू नागरिक उड़ानें 25 मई से चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। शुरू में सिर्फ कुल फ्लाइट्स में से कुछ प्रतिशत को ही संचालित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे हमें जो भी अनुभव मिलेगा उस आधार पर हम उड़ानों की संख्या को बढ़ाएंगे। अभी टाइम आ गया था और प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बैठ के देखा, हमने स्टेट्स के साथ भी बात की, कई स्टेट्स हैं, पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी। हम अक्सर ये कहता आया हूँ कि आप पहले रेलवेज को चालू करना होगा। तो जब रेलवेज भी चालू किए तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि हमें और समय चाहिए, तो थोड़ा रेलवे हमने अनाउंस की, थोड़ी पुल बैक भी की, फिर शुरू कर दी। ये तो हमेशा होता है क्योंकि ये एक वन ऑफ ए काइंड सिचुएशन है, ये महामारी जो है, पर वी हैव टू लिव विद इट। और इसलिए मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि अभी सारी एयरलाइंस तैयार हैं, एयरपोर्ट्स तैयार हैं, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको संभाल लेंगी। थोड़ा उनको एक्सपीरियंस मिल गया है कि जो कि हमारे जो भाई बहन हैं जो
अलग अलग बाहर के देशों से वापस आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करना, और ये डोमेस्टिक ट्रैफिक में तो फिर क्वारंटाइन की लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होंगी। और गृह मंत्रालय ने कल एक आदेश जारी कर लॉकडाउन दिशा निर्देशों से घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध के संबंध में दिए आदेश हटा दिया है। आदेश में कहा गया है कि उड़ानों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे। और वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत खाड़ी देशों में से फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। कल खाड़ी देशों से 9 विमानों के जरिए लगभग 1500 भारतीयों को वापस लाया गया। सऊदी अरब, अमीरात, ओमान, कुवैत और कतर से एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस विमानों के जरिए भारतीयों को देश के अलग अलग हिस्सों में लाया गया। कल देर रात ओमान के सलाला से उड़ा 180 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान केरल के कालीकट पहुंचा। कल ओमान से कुल 3 उड़ानें भारत पहुंची। कल कतर के दोहा से एक विमान 177 यात्रियों को लेकर हैदराबाद और एक अन्य विमान 140 यात्रियों को लेकर विशाखापत्तनम पहुंचा। वहीं सऊदी अरब के रियाद से कन्नूर के विमान के जरिए 152 यात्री लौटे और दमम से बेंगलुरु वाले विमान में 164 यात्री लौटे। दुबई से कोच्चि और भुवनेश्वर भी 2 विमान क्रमशः 177 और 148 यात्रियों को लेकर लौटा। कुवैत से तिरुवनंतपुरम वाली उड़ान में 175 यात्री सवार थे, जबकि मस्कट से बेंगलुरु वाली उड़ान के जरिए 177 यात्री लौटे। इन विमानों में कामकाज करने वाले गर्भवती महिलाओं और फंसे हुए यात्रियों के अलावा बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई। मंगलवार को भी खाड़ी देशों से 1000 लोग लौटे। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को केंद्रीय अनाज भंडारों से 2 महीने तक प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त दिए जाने को मंजूरी दे दी। ये फैसला पहले ही लिया जा चुका है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुए पिछले सप्ताह ही 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में प्रवासी श्रमिकों को मई और जून के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त देने की घोषणा की। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस आवंटन से कोविड-19 की वजह से आर्थिक उथल-पुथल से प्रभावित फंसे हुए प्रवासियों की कठिनाइयों को कम करने की मदद मिलेगी। इस योजना से सरकार पर 2982.27 करोड़ रुपए का खाद्य सब्सिडी बोझ आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों की नकदी की स्थिति में सुधार के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा उनके लिए एक नई विशेष नकदी योजना शुरू करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार के लिए इसका सीधा वित्तीय आशय 5 करोड़ रुपए है, जो विशेष उद्देश्य संवाहक के लिए इक्विटी योगदान हो सकता है। इसके अलावा सरकार के लिए इसमें शामिल गारंटी शुरू होने तक कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है। हालांकि ऐसा होने पर सरकार के उत्तरदायित्व की सीमा डिफॉल्ट राशि के बराबर होती है, जो कि गारंटी की उच्चतम सीमा पर निर्भर करता है। कुल गारंटी की उच्चतम सीमा 30,000 करोड़ रुपए तक तय की गई है, जो जरूरत के अनुसार अभिष्ट राशि तक बढ़ाई जा सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जारी 2020 के जम्मू कश्मीर द्वितीय राज्य कानून अनुकूलन आदेश को अपनाने की स्वीकृति पिछले तारीख से प्रदान कर दी है। इस आदेश के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सभी स्तरों की नौकरियों के लिए अधिवास संबंधी शर्तों में और संशोधन किया गया है। यह आदेश प्रदेश में सभी पदों पर रोजगार के लिए निवास संबंधी मानदंडों के बारे में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि कैबिनेट बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि ये फैसले प्रवासियों, वरिष्ठ नागरिकों, ऋण की उपलब्धता, मत्स्य पालन के क्षेत्र में अवसरों को भुनाने पर केंद्रित हैं। ये फैसले कई नागरिकों को फायदा पहुंचाएंगे। पीएम ने ये ट्वीट कर जानकारी दी और प्रोत्साहित किया। और रक्षा मंत्रालय ने कल सेना के उपयोग में लाई जाने वाली 26 उपकरणों को घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से लेने का आदेश जारी किया है। ये सरकार की स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के कदम का एक हिस्सा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में आर्थिक पैकेज की घोषणा में कई सुधारों की घोषणा की थी, जिसके तहत घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना भी शामिल था। कल जितने भी रक्षा उपकरणों को घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से लेने की
मंजूरी दी गई है, ये सभी पोत निर्माण में काम में लाए जाते हैं। इस तरह अब तक रक्षा मंत्रालय ने 127 उत्पादों को घरेलू कंपनियों से लेने की मंजूरी दे दी है। इन उपकरणों को 2017 के पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर के तहत अधिसूचित भी कर दिया गया है। इन 26 उपकरणों के लिए घरेलू सामग्री का प्रतिशत 40 से 60% निर्धारित किया गया है। सरकार ने हाल में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वचालित तरीके से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% भी करने का फैसला लिया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 61,149 हो गई है। इसी के तहत स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 42,297 हो गई है। कोविड से भारत में अभी तक 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है। और बात करें अगर वैश्विक आंकड़ों की, तो दुनिया में अब तक 49,92,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जो 50 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। वहीं 3,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर में इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में 15,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। साथ ही 93,000 से अधिक लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। तो समाचारों में का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज पर, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।